नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे राइसेप मॉड्यूल 2 का वीडियो, जिसमें कि मॉड्यूल 2 इंजेक्शन सुरक्षा और टीका लगाने की प्रक्रिया। मॉड्यूल 2 इंजेक्शन सुरक्षा और टीका लगाने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए पाठ्यक्रम अवलोकन में क्लिक करें और इंजेक्शन सुरक्षा और टीका लगाने की प्रक्रिया। इंजेक्शन सुरक्षा और टीका लगाने की प्रक्रिया यह राइस के अंतर्गत दूसरा मॉड्यूल है। इंजेक्शन सुरक्षा और टीका लगाने की प्रक्रिया का आत्मविश्वास और सक्षमता से अभ्यास करने में यह मॉड्यूल आपकी सहायता करेगा। हम जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित दिशा निर्देशों को भी समझने का प्रयास करेंगे। इस मॉड्यूल में 2 अध्याय हैं। पहला है सुरक्षित इंजेक्शन प्रक्रिया और दूसरा है टीका लगाना। नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करें और नेविगेशन मार्गदर्शन का वीडियो देखें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और पीछे आने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। वीडियो को शुरू करने या रोकने के लिए प्ले या पॉज बटन का उपयोग करें। आवाज़ को बढ़ाने या कम करने के लिए वॉल्यूम बटन का उपयोग करें। अब हम सीखना शुरू कर सकते हैं। पूर्व आकलन के ऑप्शन में क्लिक करें। प्रश्न नंबर 1, इंजेक्शन लगाए जाने वाले स्थान को हमेशा रुई की गीली फाहे स्वैप से साफ करना चाहिए। गलत के ऑप्शन में क्लिक करें और इसे सेव करें। प्रश्न नंबर 2, उपयोग के बाद हमेशा सुई पर कैप लगा देनी चाहिए। गलत के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 3, एडी सिरंज का पैकेट और निडल कैप को निम्न में से किस बैग में एकत्रित करना चाहिए। काला थैला या बैग के ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव करें। प्रश्न नंबर 4, उस सुई का इस्तेमाल ना करें तथा उसे निस्तारित कर दें जिसका संपर्क किसी कीटाणु संदिग्ध सतह से हुआ हो। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 5, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाने के लिए सुई को किस कोण पर रखा जाता है। 45 डिग्री के कोण को सिलेक्ट करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 6, बच्चे को सही स्थिति में रखने से उसको अचानक हिलने डुलने से रोकने में और सुई से लगने वाली चोट को कम करने में मदद मिलती है। सही के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 7, रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय डाइल्यूएंट का तापमान टीके के तापमान के बराबर होना चाहिए। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 8, कौन से टीके इंट्राडर्मल रूट द्वारा दिए जाते हैं। सभी उचित विकल्पों का चयन करें और सबमिट करें। BCG FIPB को सिलेक्ट करके सेव करें। प्रश्न नंबर 9, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए सुई को किस कोण पर लगाई जाती है। 90 डिग्री के कोण को सिलेक्ट करके सेव करें। प्रश्न नंबर 10, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टीकाकरण कार्यक्रम में एडी सिरंजें किन माप की होती हैं। सभी उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। 0.5 और 0.1 ml के ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव में क्लिक करें। मूल्यांकन प्रस्तुत करें में क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि आपने उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर को सेव कर लिया है। अब आप सबमिट करना चाहते हैं, हाँ में क्लिक करें। पूर्व मूल्यांकन प्रस्तुत कर दिया है। इसके बाद आप ठीक है में क्लिक करें। अब आप अध्याय 1 देखना शुरू कर सकते हैं, सुरक्षित इंजेक्शन प्रक्रिया। यहाँ क्लिक करें के ऑप्शन में क्लिक करें। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपकी चिकित्सा अधिकारी, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आप अपने एरिया में टीकाकरण की कवरेज को 100% सुनिश्चित करने के लिए लगातार नियमित टीकाकरण सत्रों का आयोजन कर रही हैं। आप जानते ही हैं कि सुरक्षित तरीके से इंजेक्शन लगाना इंजेक्शन लेने वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं समुदाय के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मॉड्यूल 2 अध्यायों में बटा है। सुरक्षित इंजेक्शन प्रक्रिया और टीका लगाना।
मैं आप सबको सुरक्षित तरीके से इंजेक्शन लगाने, टीकाकरण कचरे का सुरक्षित तरीके से निस्तारण करने एवं टीका लगाने के सही तरीके के बारे में आपकी जानकारी को दुरुस्त करने में मदद करूंगी। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एक टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता के लिए सुरक्षित तरीके से इंजेक्शन लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सत्र के दौरान इंजेक्शंस को सही तरीके से रखना और टीकाकरण कचरे यानी इम्यूनाइजेशन वेस्ट का सुरक्षित तरीके से निस्तारण करना दोनों ही शामिल होता है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इस अध्याय के समाप्त होने पर आप सक्षम हो जाएंगी सुरक्षित तरीके से इंजेक्शन लगाने और उसके महत्व को समझने में। टीकाकरण यानी इम्यूनाइजेशन के दौरान सुरक्षित इंजेक्शन सुनिश्चित करने के सरल तरीकों को सीखने में। एडी सिरिंजों का सही तरीके से उपयोग करने में। सत्र के बाद टीकाकरण कचरा यानी इम्यूनाइजेशन वेस्ट का सुरक्षित तरीके से निस्तारण करने में। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। यह टीकाकरण सत्र का एक दृश्य है। मानसी अपने शिशु को टीका लगवाने टीकाकरण केंद्र आई है। क्या आपको लगता है कि एएनएम ने टीकाकरण कार्य सही तरीके से किया? स्पष्ट है कि एएनएम ने अपना टीकाकरण कार्य सही तरीके से नहीं किया, क्योंकि वह सुरक्षित इंजेक्शन प्रक्रियाओं में से एक का पालन करने में असफल रही। चूंकि नीडल एक गैर स्टेराइल सतह से छू गई थी, उन्हें तुरंत उस सिरिंज को डिस्कार्ड कर देना चाहिए था और नया सिरिंज लेना चाहिए था। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सुरक्षित इंजेक्शन क्या है और कुछ आम असुरक्षित टीकाकरण प्रक्रियाओं एवं उनके प्रभावों के बारे में भी जानते हैं। एक सुरक्षित इंजेक्शन वह होता है जो प्राप्तकर्ता को कोई नुकसान न करे, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को किसी भी टाले जा सकने वाले खतरे में न डाले और टीकाकरण के हानिकारक कचरे को समुदाय के संपर्क में न आने दे। आइए अब कुछ असुरक्षित टीकाकरण प्रक्रियाओं यानी अनसेफ इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेस और उनके प्रभावों के बारे में जान लें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। सामान्यतया असुरक्षित टीकाकरण कार्यों में शामिल है इस्तेमाल हुई नीडल्स और सिरिंजों का फिर से उपयोग, सिरिंजों नीडल्स का अनुचित रख रखाव एवं गलत तरीके से टीके लगाना, नुकीले कचरे को असुरक्षित तरीके से इकट्ठा करना, नुकीले कचरे को असुरक्षित तरीके से निस्तारण करना। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। फिर से उपयोग में लाए जाने वाले नीडल्स या सिरिंज हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी जैसे रक्त जनित संक्रमण का संचरण कर लाभार्थी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। टीके का अनुचित तरीके से रख रखाव व लगाए जाने से जिस स्थान पर इंजेक्शन दिया गया है वहां फोड़ा, सेप्टिस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है या मृत्यु भी हो सकती है। नुकीले कचरे को असुरक्षित तरीके से इकट्ठा करना स्वास्थ्य कर्मियों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार की आकस्मिक नीडल स्टिक इंजरी और अन्य गंभीर चोट लग सकती है। नुकीले कचरे को असुरक्षित तरीके से निस्तारण करने पर समुदाय के लोगों को चोट लगने और संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। अगले विषय को शुरू करने से पहले आइए अब तक पढ़ाए गए अध्याय पर आपकी समझ को परख लें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। नुकीले कचरे को असुरक्षित तरीके से इकट्ठा करना और निस्तारण करना सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ही नुकसानदेह हो सकता है। यह कथन सही है या गलत? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। सुरक्षित तरीके से इंजेक्शन लगाना एक नियमित कार्य है
जिसका आपको हमेशा पालन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इंजेक्शन सुरक्षा में सुधार कैसे कर सकते हैं। प्रत्येक इंजेक्शन के लिए एक नए ऑटो डिसेबल सिरिंज का उपयोग करें। BCG, MR और JE के प्रत्येक वायल के लिए एक नए रिकॉन्स्टिट्यूशन सिरिंज और नीडल का उपयोग करें। रोटावायरस लायोफिलाइज्ड वैक्सीन के वायल को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए वैक्सीन के साथ दी गई 6 मिलीलीटर की नई ओरल सिरिंज का उपयोग करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इंजेक्शन सुरक्षा के बारे में अधिक जानने के लिए प्रत्येक चरण को क्रम अनुसार क्लिक करें। इंजेक्शन को एक साफ सुथरे निर्धारित स्थान पर तैयार करें, यानी ऐसा स्थान जो खून और मल मूत्र के संक्रमण से मुक्त हो। इंजेक्शन तैयार करने से पहले हमेशा अपने हाथों को धो लें या कीटाणु मुक्त कर लें। शिशु के शरीर के जिस हिस्से पर इंजेक्शन लगाया जाना है, यदि उस हिस्से की त्वचा में इंफेक्शन हो तो इंजेक्शन न लगाएं। आपकी त्वचा पर हल्की सी भी खरोंच हो या छोटा सा घाव हो तो उसे ढकना न भूलें। प्रत्येक इंजेक्शन के लिए एक नए AD सिरिंज और BCG, MR और JE की प्रत्येक वायल को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए नए डिस्पोजेबल सिरिंज का उपयोग करें। यदि पैकेज कटा फटा, खुला या उपयोग करने की समय सीमा समाप्त एक्सपायर हो चुकी हो तो नीडल और सिरिंज को उपयोग में न लाएं। नीडल के किसी भी हिस्से को न छुएं। हर एक खुराक को दिए जाने से तुरंत पहले ही तैयार करें। पहले से ही ढेर सारी सिरिंजें तैयार करके न रखें। एक टीके के भंडारण, रख रखाव और उपयोग के लिए दिए गए उत्पाद विशेष प्रोडक्ट स्पेसिफिक निर्देशों का हमेशा पालन करें। आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए सही डायलुएंट के उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए। इंजेक्शन उपकरण को हमेशा संदूषित होने से बचाएं। जिस स्थान पर इंजेक्शन लगाया जाना है वह गंदा हो तो रुई के साफ फाहे यानी स्वैप का उपयोग करें। अपनी उंगलियों से नीडल या वायल के रबर कैप को न छुएं। वायल के रबर कैप में हमेशा स्टेराइल नीडल से ही छेद करें। यदि नीडल किसी गैर स्टेराइल सतह से छू जाए तो उसे डिस्कार्ड कर दें। नीडल को कभी भी शीशी के सेप्टम में न छोड़ें। सिरिंज को इस्तेमाल करने के तुरंत बाद हब कटर से काट दें और सत्र के अंत में लाल, पीला, नीला बैग व पात्र, काला बैग और हब कटर स्वास्थ्य संस्था या कोल्ड चेन पॉइंट पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा डिसइंफेक्शन और डिस्पोजल के लिए भेजें। नीडल स्टिक इंजरी से बचें। इस्तेमाल की हुई नीडल्स पर दोबारा कैप ना लगाएं और ना ही उसे मोड़ें। हिलने डुलने के कारण लगने वाली चोट के खतरे को कम करने के लिए बच्चे को सावधानी से पकड़ें। नुकीले कचरे को न फटने वाले कंटेनर में यानी कि हब कटर में इकट्ठा करें। हब कटर को टीका लगाने वाले कर्मचारी के पास ही रखें ताकि इस्तेमाल की जा चुकी नीडल्स और सिरिंजेस का उसी समय आसानी से निस्तारण किया जा सके और हब कटर को खोजने की जरूरत न पड़े। इस्तेमाल की जा चुकी नीडल को सिरिंज से अपने हाथों से न निकालें। किसी भी कारण से इस्तेमाल की जा चुकी सिरिंजों और नीडल्स को काम करने की जगह के आसपास न रखें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एक एडी सिरिंज का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए एक एडी सिरिंज के घटकों व कंपोनेंट्स पर नजर डाल लेते हैं। नीडल कैप, नीडल, हब, बैरल, प्लंजर। आइए अब जानते हैं कि एडी सिरिंज का सही तरीके से उपयोग कैसे करें। एडी सिरिंज इंजेक्शन के माध्यम से दिए जाने वाले टीकों के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया विशेष प्रकार का प्लास्टिक सिरिंज है। एक बार उपयोग किए जाने के बाद यह सिरिंज लॉक हो जाते हैं और सिरिंज को फिर से भरने के लिए प्लंजर को खींचा नहीं जा सकता। इससे सिरिंजों के फिर से उपयोग करने या दुरुपयोग को रोका जाता है और इससे इन्फेक्शन भी नहीं फैलता है। एडी सिरिंजों में फिक्स्ड नीडल होते हैं और ये पहले से स्टेराइल कर्व सील बंद पैक में आते हैं। 0.1 मिलीलीटर यानी 0.1 ml और 0.5 मिलीलीटर यानी
0.5 ml की वैक्सीन निकालने की क्षमता के साथ यह 2 आकारों में उपलब्ध होते हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस दृश्य को अच्छी तरह देखें। एएनएम मंजू ने अभी अभी एक शिशु को टीका लगाया है। क्या आपको लगता है कि एएनएम ने अपना काम सही तरीके से किया है? एएनएम ने टीका लगाने का काम सही तरीके से नहीं किया है। टीका लगाने के बाद नीडल की कैप फिर से लगाना गलत और असुरक्षित है। आइए अब हम एक एडी सिरिंज के सही तरीके से उपयोग की प्रक्रिया को देखें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एडी सिरिंजों के सही तरीके से उपयोग करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक स्टेप को क्रम अनुसार क्लिक करें। पहला, दिए जाने वाले टीके के लिए उचित एडी सिरिंज को चुनें। प्रत्येक इंजेक्शन के लिए एक नए ऑटो डिसेबल सिरिंज का उपयोग करें। बीसीजी और एफआईपीवी के लिए 0.1 मिलीलीटर वाली एडी सिरिंज और अन्य टीकों के लिए 0.5 मिलीलीटर का उपयोग करें। बीसीजी, एमआर और जेई टीकों की प्रत्येक वायल के लिए एक नई रिकॉन्स्टिट्यूशन सिरिंज और नीडल का उपयोग करें। रोटावायरस लायोफिलाइज्ड वैक्सीन की वायल को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए वैक्सीन के साथ दी गई 6 मिलीलीटर की नई ओरल सिरिंज का उपयोग करें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। पहला, दिए जाने वाले टीके के लिए उचित एडी सिरिंज को लें। यदि वह खराब, पहले से खुली या एक्सपायर्ड हो तो उसका उपयोग न करें। प्लंजर की तरफ से पैकेज को बहुत सावधानी से खोलें या उसकी पैकिंग फाड़ें। अब बैरल को पकड़ते हुए सिरिंज को अलग कर लें। सिरिंज बैरल को अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के बीच रखें। पैकेजिंग को प्लास्टिक की काली थैली में डाल दें। नीडल के कवर या कैप को हटाएं और उसे भी प्लास्टिक की काली थैली में डाल दें। सुनिश्चित करें कि जब तक आप वैक्सीन को सिरिंज में भरने के लिए तैयार ना हो, तब तक आप प्लंजर को आगे पीछे नहीं करें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। तीसरा, वैक्सीन भरें। वैक्सीन की सही वायल लें, फिर वायल को उलट दें और रबर की कैप के माध्यम से वायल में नीडल डालें। जब आप नीडल डाल रही हो, सुनिश्चित करें कि उसका ऊपरी सिरा वैक्सीन के स्तर से नीचे ही रहे। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप सिरिंज में हवा नहीं भरेंगी, क्योंकि इस हवा को निकालना बहुत मुश्किल होता है। नीडल और वायल के रबर कैप को न छुएं। यदि नीडल इंजेक्शन लगाने से पहले कभी भी किसी गैर स्टेराइल सतह से छू जाए तो आपको तत्काल उस एडी सिरिंज को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अब सिरिंज को भरने के लिए प्लंजर को पीछे की तरफ खींचें। ध्यान रखें कि टीके की अनिवार्य खुराक भरने पर प्लंजर अपने आप रुक जाएगा। आपने सिरिंज में हवा नहीं भरी है, इसे सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गलती से सिरिंज में हवा भर भी जाए तो वायल से नीडल बाहर निकालें। सिरिंज को ऊपर की तरफ रखते हुए बुलबुलों को सिरिंज के ऊपरी सिरे पर लाने के लिए बैरल पर थपथपाएं। अब प्लंजर को डोज मार्क तक सावधानी से पुश करें। इससे हवा के बुलबुले बाहर निकल जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। चौथे स्टेप में टीका लगाएं। इंजेक्शन लगाने के सही स्थान की पहचान करें और हिलने डुलने के कारण लगने वाली चोट के खतरे को कम करने के लिए बच्चे को सावधानी से लिटाएं। यदि सुई लगाई जाने वाली जगह गंदी हो तो उसे रुई के साफ फाहे स्वैब से साफ करें। इंजेक्शन देते समय पूरी खुराक देने के लिए प्लंजर को आराम से पुश करें। प्लंजर अपने आप लॉक हो जाएगा, जिससे सिरिंज का फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। टीका लगाए जाने के बाद इंजेक्शन लगे स्थान को न रगड़ें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें।
5वां स्टेप है सिरिंज का सही तरीके से निस्तारण करना। नीडल की कैप फिर से कभी ना बंद करें। इस इस्तेमाल की जा चुकी सिरिंज को सुरक्षित तरीके से फेंकने के लिए बताए गए स्टेप्स को अपनाएं। हब कटर की मदद से उपयोग के तुरंत बाद सिरिंज का हब काट दें। हब कटर नुकीली वस्तुओं को अपने प्लास्टिक के ट्रांसक्लूसेंट कंटेनर में इकट्ठा करता है। फिर कटे हुए सिरिंजों के प्लास्टिक वाले हिस्से को प्लास्टिक की लाल थैली में इकट्ठा करें। एडी सिरिंज के उपयोग के सही तरीके जानने के लिए यहाँ क्लिक करें, आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एक पैक सिरिंज को किसी भी तरफ से खोला जा सकता है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। भारत सरकार के एडी सिरिंज प्रावधान एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा उल्लेखित अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन टीकाकरण कार्यक्रम में इंजेक्शन की सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास है। आइए इम्यूनाइजेशन वेस्ट को सुरक्षित तरीके से निस्तारण करने के स्टेप्स को देखें। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक स्टेप को क्रम अनुसार क्लिक करें। स्टेप 1, हब कटर का उपयोग करें। हब कटर की मदद से सिरिंज के प्लास्टिक हब को काटें, नीडल के धातु वाले हिस्से को नहीं। ध्यान रखें कि काटे हुए नीडल्स हब कटर के कंटेनर में इकट्ठा होते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप 2, आपको दिए गए लाल बैग या पात्र में सिरिंज के प्लास्टिक वाले हिस्से, वैक्सीन एडेप्टर, ओरल सिरिंज, रोटासिल के लिए और इस्तेमाल किए हुए दस्तानों को इकट्ठा करें। इस पर बायोहैजर्ड चिन्ह अंकित किया जाना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप 3, टूटे, एक्सपायर्ड और खाली हुई टीके की वायल्स को एक अलग नीले पात्र में इकट्ठा करें। कांच की बनी हुई घुलाने वाले पदार्थ, डाइल्यूएंट की टूटी हुई शीशियां एक अलग नीले पात्र में इकट्ठा करें। यदि घुलाने वाले पदार्थ की शीशी प्लास्टिक की बनी हो तो इस्तेमाल की गई उन शीशियों को लाल बैग में डालें। खून या पस, मवाद लगी हुई रुई और एक्सपायर्ड दवाइयाँ, पीसीएम और विटामिन ए पीले बैग में इकट्ठा करें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप 4, सिरिंज के प्लास्टिक रैपर, सुई के कैप और खाली कागज व गत्ते के डिब्बे काले थैले में सामान्य कचरे की तरह इकट्ठा करें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप 5, पूरी इस्तेमाल की गई या आधी इस्तेमाल की हुई जो वैक्सीन ओपन वायल पॉलिसी के तहत नहीं आती
और बची हुई वैक्सीन वायल के उचित डिस्पोजल के लिए मौजूदा AEFI और MOHFW के दिशा निर्देशों के अनुसार कोल्ड चेन पॉइंट को वापस कर देना चाहिए। लाल, पीला, नीला बैग व पात्र, काला बैग और हब कटर स्वास्थ्य संस्था या कोल्ड चेन पॉइंट पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा डिसइंफेक्शन और डिस्पोजल के लिए भेजें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप 6, PHC पर नीले बैग व पात्र और पीले थैले के सामान को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन में कम से कम 30 मिनट के लिए भिगोकर या ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग या हाइड्रोक्लेविंग द्वारा डिसइंफेक्शन करें और फिर कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी CBWTF को पहुंचा दे। PHC को लाल बैग और सफेद पात्र अर्थात हब कटर की सामग्रियों को सीधे CBWTF को भेज देना चाहिए। काले बैग का डिस्पोजल साधारण कचरे की तरह करें। यदि CBWTF मौजूद नहीं हो तो चरण 7 पर जाएं। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप 7, यदि CBWTF मौजूद नहीं है तो लाल बैग और सफेद पात्र अर्थात हब कटर की इकट्ठा की हुई सामग्री को ऑटोक्लेव में ट्रीट करें और चरण 8 पर जाएं। यदि ऑटोक्लेव नहीं हो तो 30 मिनट के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट का प्रयोग करके रासायनिक उपचार करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कीटाणु शोधन हुआ है। हालांकि जिला अस्पताल व CHC व PHC अंततः नियमित तौर पर ऑटोक्लेव की आवश्यक व्यवस्था करेगा। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप 8, नीचे दिए गए बिंदुओं के अनुसार ऑटोक्लेव या डिसइंफेक्टेंट हुए कचरे का डिस्पोजल करें। सुइयों को बिना सफेद पात्र अर्थात हब कटर के कंक्रीट से बने सुरक्षा गड्ढे टैंक में फेंक दें। यदि अस्पताल कहीं दूर, ग्रामीण या अलग स्थानों में स्थित हो तो इसे कैप्टिव कंक्रीट गड्ढे में डिस्पोज करें। बिना टूटी हुई शीशियों को घुलाने वाले पदार्थ की शीशियों डाइल्यूएंट को कांच के खाली बोतलों को अधिकृत रिसाइकलर या सैनिटरी लैंडफिल के माध्यम से रिसाइकलिंग के लिए भेजें। सिरिंज के प्लास्टिक वाले हिस्से तथा प्लास्टिक की शीशियों को पंजीकृत या अधिकृत रिसाइकलर को भेजने के लिए या कचरे को ऊर्जा संयंत्रों में या प्लास्टिक से डीजल या ईंधन तेल में या सड़क बनाने के लिए संग्रहित किया जाना चाहिए। पीले बैग की सामग्री को बिना बैग के अधिकृत गहरे गड्ढे डीप बरियल पिट में डिस्पोज करें। खाली पीले थैले को लाल थैले के कचरे के साथ डिस्पोज करें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप 9, हब कटर को पुनः इस्तेमाल करने से पहले 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट में धो लीजिए। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप 10, अंत में टीकाकरण वेस्ट के उत्पादन, उपचार और डिस्पोजल का उचित रिकॉर्ड बनाए रखें। टीकाकरण वेस्टेज के पृथक्करण और सुरक्षित निपटान विधियों की सचित्र गाइड तक पहुंचने के लिए यहां क्लिक करें, बटन दबाएं। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एक सामान्य टीकाकरण दिन पर ENM सुप्रिया अपना काम शुरू करती हैं। वह देखती हैं कि वहां टीका लगवाने आए लोगों की संख्या उम्मीद से अधिक है, जिसकी वजह से टीकों की कमी हो सकती है। अब टीकों के नए सेट प्राप्त करने के लिए ANM को निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना होगा।
इन प्रश्नों का सही उत्तर देने पर एएनएम सुप्रिया को और टीके समय पर मिल सकेंगे, जिससे बाकी के लोगों को लाभ होगा। प्रश्नों का गलत उत्तर देने पर टीकों की आपूर्ति में देरी हो सकती है। इस प्रकार सत्र को पूरा करने के लिए उन्हें थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी। क्या आप एएनएम सुप्रिया को प्रश्नों का सही उत्तर देने और समय पर अतिरिक्त टीके प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं? आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। पीएचसी में निस्तार से पूर्व डैश और डैश की सामग्री का कीटाणुनाशन किए जाने की आवश्यकता होती है। सभी उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। टीका लगाने की तैयारी करने के दौरान आप गलती से अपनी उंगलियों से एडी सिरिंज की नीडल को छू लेती हैं। अब आप क्या करेंगी? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एएनएम मीरा ने एक 3 माह के शिशु को टीका लगाया है। वे इस्तेमाल की हुई सिरिंज को एक तरफ रख देती हैं और सोचती हैं कि सत्र के समाप्त होने के बाद इसे डिस्कार्ड कर देंगी। क्या आपको लगता है कि मीरा ने सही किया? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। पीएचसी पर निपटान से पहले निम्नलिखित सामग्री का कीटाणु शोधन किया जाना आवश्यक है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। बधाई हो, अब आप समय पर सत्र समाप्त करने में सक्षम होंगी। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। अब आप यह कर सकेंगी, सुरक्षित इंजेक्शन एवं इसके महत्व को बता सकेंगी, सुरक्षित तरीके से इंजेक्शन लगाना सुनिश्चित कर सकेंगी, एडी सिरिंजों का सही तरीके से उपयोग कर सकेंगी, इम्यूनाइजेशन वेस्ट टीकाकरण कचरा को सुरक्षित तरीके से निस्तारण कर सकेंगी। आखिर में आप व्यक्तिगत एवं समुदाय दोनों ही स्तर पर स्वास्थ्य एवं साफ सफाई को प्रोत्साहित करने में सक्षम होंगे। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। शुभकामनाएं। इसके साथ ही इम्यूनाइजेशन सुरक्षा पर यह अध्याय समाप्त होता है। अध्याय समाप्त करने के लिए एग्जिट बटन पर क्लिक करें। BMW प्रबंधन फ्लो चार्ट के ऑप्शन में क्लिक करें और यहां से फ्लो चार्ट को देखें। इसके बाद आप नेक्स्ट में क्लिक करें। टीका लगाने की प्रक्रिया का वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें में क्लिक करें और इसका वीडियो देखें। मॉड्यूल के दूसरे अध्याय टीका लगाना में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में आपने इंजेक्शन सुरक्षा और एडी सिरिंजों के सही प्रकार से रख रखाव के बारे में अपनी जानकारी को दुरुस्त किया था। इस अध्याय में हम टीका लगाने के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इस अध्याय के समाप्त होने पर आप सक्षम होंगी सुरक्षित तरीके से टीका लगाने के लिए स्वयं को तैयार करने में, टीके को सही तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट करने में, हाथ पैर हिलाने के कारण शिशु को लगने वाली चोट से बचाने और दर्द कम हो इसके लिए माता पिता को शिशु की उचित स्थिति बताने में, ओरल और इंजेक्टेबल दोनों तरह के टीकों को सही तरीके से देने में। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। टीका लगाने से पहले आपको स्वयं को तैयार करना होगा और आपकी तैयारी शुरू होती है हाथों को अच्छी तरह से धोने से। इसलिए साबुन और पानी की मदद से अपने हाथों को धोएं और उन्हें अच्छी तरह से सुखा लें। हाथ धोने के स्टेप्स।
अपने हाथों को गीला करें और उस पर साबुन लगाएं। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें। अपनी हथेलियों को आगे और पीछे दोनों तरफ से रगड़ें और अपनी उंगलियों के बीच भी रगड़ें। अपनी हथेलियों पर नाखून से स्क्रब करें। पानी से अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धो लें। वैक्सीन्स को तैयार करने में एसेप्टिक तकनीक का उपयोग। सुनिश्चित करें कि आपकी मेज साफ हो। टीका तभी तैयार करें जब उस टीके को लगवाने के लिए पहला लाभार्थी आ जाए। सिरिंजों को पहले से भरकर कभी न रखें। आइए अब जल्दी से एक छोटा क्विज कर लेते हैं और फिर टीका रिकॉन्स्टिट्यूट करने की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। सोनाली नव नियुक्त एएनएम अपना पहला टीकाकरण सत्र शुरू करने वाली है। वह अगले 1 घंटे में मीना के आने की आशा कर रही है। मीना का शिशु 6 माह का है और उसे पेंटा 1 टीका लगाया जाना है। किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए इन्होंने उनके आने से पहले ही सिरिंज को खोलने और उसमें वैक्सीन भरकर रख लेने का फैसला किया। क्या आपको लगता है कि सोनाली ने सही फैसला किया? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आप सभी जानते हैं कि बीसीजी, एमआर, जेई और लायोफिलाइज्ड रोटावायरस के टीकों को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। इसलिए आइए इस वीडियो की मदद से हम रिकॉन्स्टिट्यूट करने की प्रक्रिया को एक बार फिर से देख लेते हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक स्टेप को क्रम अनुसार क्लिक करें। स्टेप 1, सही टीका व वैक्सीन एवं डायलुएंट को चुनें। ध्यान रखें कि आप सिर्फ उन्हीं डायलुएंट का उपयोग करें जो निर्माता ने वैक्सीन व टीके के उस बैच के साथ उपलब्ध कराया है। अब देखें कि डायलुएंट और वैक्सीन का तापमान एक है या नहीं, यानी आपको डायलुएंट वैक्सीन के साथ ही वैक्सीन कैरियर में भेजा गया है या नहीं। वैक्सीन की वायल की कैप पर लगा वीवीएम उपयोग योग्य स्थिति में हो और डायलुएंट एवं वैक्सीन दोनों ही के उपयोग की समय सीमा यानी एक्सपायरी डेट न बीती हो। आपको उपयोग से तुरंत पहले ही टीका रिकॉन्स्टिट्यूट करना होगा। यदि सिर्फ एक ही शिशु टीका लगवाने आए तब भी वायल को खोले। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप 2, सिरिंज, वैक्सीन वायल और डायलुएंट एम्प्यूल को खोले। सिरिंज के लिए एक नए डिस्पोजेबल रिकॉन्स्टिट्यूशन या मिक्सिंग सिरिंज लें। सिरिंज के प्लंजर वाले सिरे की तरफ से ही उसके पैकेज को खोलें। अब नीडल को छुए बिना उसकी कैप निकालें। वैक्सीन की वायल को खोलते समय अपने अंगूठे की मदद से प्लास्टिक की कैप पलट दें या वायल के प्रकार के अनुसार दिए गए विशेष निर्देशों के आधार पर धीरे धीरे घुमाएं। मेटल की कैप के लिए प्री कट सेंटर को उठाने के लिए कटर व रेती का उपयोग करें और उसे पीछे की तरफ मोड़ें। डायलुएंट वाली कांच की एम्प्यूल के लिए एम्प्यूल को अपने अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच रख के खोलें और अपनी तर्जनी उंगली से उसके सिरे को सहारा दें। फिर एम्प्यूल के ऊपरी हिस्से यानी नेक पर कटर व रेती की मदद से निशान लगाएं और बहुत आराम से ऊपरी भाग को तोड़कर अलग करें। ध्यान रखें, धारदार कांच से आपको चोट न लग जाए। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि यदि आपको चोट लग जाती है तो उस एम्प्यूल को तुरंत फेंक दें, क्योंकि एम्प्यूल के अंदर की दवा के दूषित होने की संभावना है। साथ ही आपको अपने चोट को ढक लेना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप 3 में डायलुएंट भरें। रिकॉन्स्टिट्यूशन या मिक्सिंग सिरिंज की नीडल को डायलुएंट की एम्प्यूल में डालें। अब नीडल के सिरे को एम्प्यूल के सबसे निचले हिस्से या पेंदे तक ले जाएं
और सिरिंज को भरने के लिए प्लंजर को धीरे धीरे खींचें। ध्यान रखें कि यह पूरा डाइल्यूएंट भर ले। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप 4, टीके के साथ डाइल्यूएंट को मिलाएं। इसके लिए 3 स्टेप्स वाले क्रम को अपनाएं। पहला, डाइल्यूएंट से भरी सिरिंज की नीडल को वैक्सीन की वायल में डालें। दूसरा, वैक्सीन वायल में झाग बनने से रोकने के लिए प्लंजर को धीरे धीरे दबाएं। तीसरा, वैक्सीन को मिलाने के लिए ऊपरी हिस्से को पकड़ कर रखते हुए वायल को धीरे धीरे हिलाएं। सुई से दिए जाने वाले टीकों के लिए रबर की कैप को न छुएं। मुंह से दिए जाने वाले टीकों के मुंह को न छुएं। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप 5 में रिकॉन्स्टिट्यूशन नीडल और सिरिंज को डिस्कार्ड करें। वैक्सीन में डाइल्यूएंट को मिलाने के बाद फिर से इस्तेमाल किए जाने की संभावना को रोकने के लिए हब कटर की मदद से हब में मिक्सिंग सिरिंज को तुरंत काट दें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप 6 में आप वायल पर रिकॉन्स्टिट्यूशन की तारीख और समय लिखेंगी। फिर रिकॉन्स्टिट्यूट किए गए टीके की वायल को आइस पैक पर रखेंगी। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। अगले अध्याय पर जाने से पहले आइए रिकॉन्स्टिट्यूट किए गए टीकों के लिए क्या करना जरूरी है और क्या नहीं, इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूट किए गए वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूट किए जाने के 4 घंटों के भीतर इस्तेमाल में ले आए। 4 घंटों के बाद उस वैक्सीन का उपयोग न करें और यदि आवश्यकता हो तो नया वैक्सीन रिकॉन्स्टिट्यूट कर लें। यही बात लिक्विड रोटावायरस वैक्सीन पर भी लागू होती है जहां लागू हो। रिकॉन्स्टिट्यूट की गई वायल का उपयोग सिर्फ एक ही सत्र के लिए करें। उन्हें एक सत्र से दूसरे सत्र में न ले जाएं, तब भी जब अगला सत्र बहुत नजदीक हो। यदि किसी भी वायल के उपयोग के बाद कोई AEFI होता है तो उस वायल का उपयोग न करें, उस पर निशान लगा दें और AEFI जांच के लिए सुरक्षित अलग रख दें। आइए, अब आपको अध्याय कितना समझ आया, इसको परखने के लिए एक छोटा क्विज कर लेते हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। नीचे दी गई तालिका टेबल में वैक्सीन के साथ डाइल्यूएंट को मिलाने के स्टेप्स को सही क्रम में लगाएं। प्रत्येक स्टेप को सही क्रम में लगाने के लिए ड्रैग करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय डाइल्यूएंट का तापमान वैक्सीन के तापमान से अधिक होना चाहिए। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। शिशु को स्थिर अवस्था में रखना बहुत जरूरी है। शिशु की स्थिर अवस्था अनचाही हलचल और नीडल स्टिक इंजरी को कम कर देती है। टीका लगाने के लिए कुछ रिकमेंडेड पोजीशंस हैं। इनमें से कडल पोजीशन, बेड और अपराइट पोजीशन शिशुओं के लिए उपयुक्त है। 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्ट्रैडल और किशोरों एवं वयस्कों दोनों ही के लिए इंडिपेंडेंट पोजीशन अच्छी होती है। स्थिति का विकल्प इन बातों पर भी निर्भर करता है: दिए जाने वाले टीकों की संख्या और प्रकार, शिशु की उम्र, बैठने के लिए उपलब्ध व्यवस्था। आइए हम चित्रों की मदद से हर एक अवस्था के बारे में जानें और उसके फायदे एवं बाधाओं का आकलन करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। यह माता व पिता की गोद में बच्चे का आराम पूर्वक बैठने की अवस्था है। इस अवस्था के लिए माता पिता को बताएं कि वे कुर्सी पर बैठ जाएं और शिशु की पीठ पर एक हाथ रखते हुए अपनी गोद में करवट लिटा लें।
अब माता व पिता को कहें कि वे शिशु के कंधे और उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा इस प्रकार पकड़ कर रखें कि शिशु की भीतर वाली बाह बाहर न आ सके और उसके पैर सीधे बने रहें। इस अवस्था के लाभ हैं: पहला, शिशु की बाह और पैर सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, शिशु को माता व पिता की गोद और आंखों के सामने रहने से आराम मिलता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, शिशु की अवस्था को बदलने या छेड़े बिना पैरों और बाहों दोनों ही जगह इंजेक्शन लगाना संभव हो जाता है। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। पीठ के बल सपाट सतह पर लेटता है। इस अवस्था के लिए माता व पिता को निर्देश दें। शिशु को सपाट सतह या बिस्तर पर लिटा दें और वे खुद बिस्तर के किनारे खड़े हो जाएं। अब माता व पिता को कहें कि वे शिशु से आंखों का संपर्क बनाए रखते हुए उसके हाथों और बाहों को पकड़ कर रखें। टीका लगाने के लिए आप जिस हाथ से आप इंजेक्शन नहीं देने वाली हैं, उस हाथ से शिशु के घुटनों को पकड़ते हुए शिशु के पैरों की तरफ खड़ी होंगी। इस अवस्था में भी शिशु की बाहें सुरक्षित रहती हैं और वह अपने माता व पिता के पास होने और आंखों से संपर्क बनाए रखने के कारण सहज महसूस करता है। इस अवस्था में दोनों ही पैरों में आसानी से इंजेक्शन लगाया जा सकता है। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें, जिसमें शिशु माता व पिता की गोद में अपराइट स्थिति में बैठता है और उसका चेहरा सीधे बाहर की ओर होता है। माता व पिता को विनम्रता के साथ निर्देश दें कि वे कुर्सी पर बैठ जाएं और शिशु का मुंह सामने की तरफ रखते हुए अपनी गोद में बिठा लें। शिशु का पीठ माता व पिता के सीने की तरफ होगा। अब माता व पिता से कहें कि वह अपने एक हाथ से शिशु के शरीर के ऊपरी हिस्से और बाहों को आलिंगन में ले लें और शिशु के पैर के निचले हिस्सों को पकड़ने के लिए अपने दूसरे हाथ से उसके घुटनों को पकड़ें। ऐसा करते समय माता व पिता के घुटनों के बीच शिशु का निचला पैर और पांव एक दूसरे के पीछे होना चाहिए। इस अवस्था में आप स्वयं ऐसे होंगे। पहला इंजेक्शन दिए जाने वाले स्थान की तरफ उस स्तर पर खड़े होंगे जहां से 90 डिग्री के कोण पर उसे दिया जा सके। अपराइट पोजीशन शिशु के बाहों और पैरों को सुरक्षित बनाती है और इस अवस्था को बदले बिना एक से अधिक इंजेक्शन लगा सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। इस स्थिति के लिए माता व पिता को निर्देश दें कि वे बच्चे का मुंह अपनी तरफ रखते हुए कुर्सी पर बैठ जाएं और बच्चे के दोनों पैरों को बाहर की तरफ लटका कर रखें। माता व पिता को कहें कि वे अपने हाथों से बच्चे के शरीर के ऊपरी हिस्से और हाथों को पकड़ लें। यदि जरूरत पड़ी तो माता व पिता बच्चे के पैर को पकड़ने के लिए अपने एक हाथ का भी उपयोग कर सकते हैं। आप जिस तरफ इंजेक्शन लगाना है उस तरफ खड़ी होंगी। आप देख सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के हाथ सुरक्षित तरीके से पकड़ कर रखे जाते हैं और माता व पिता की गोद में होने की वजह से वह सहज महसूस करता है। साथ ही इस अवस्था में आराम से एक से अधिक इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। अवस्था है जिसमें किशोर या वयस्क कुर्सी पर अकेले ही बैठते हैं। यह स्थिति डेल्टाइन मांसपेशी तक अच्छी पहुंच प्रदान करती है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। अपने इम्यूनाइजेशन सेशन में आपको मुंह से दिए जाने वाले टीके या इंजेक्शन से दिए जाने वाले टीके और कभी-कभी दोनों ही देने की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक या एक से अधिक टीके लगाने के अपने कौशल में सुधार लाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगले सेशन में एक सत्र में सही तरीके से एक से अधिक टीके लगाने के क्रम और तकनीकों को हम कवर करेंगे। आइए, अगर एक से अधिक टीके लगाए जाने हो तो टीकों का क्रम क्या होगा उसे समझते हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। जब लाभार्थी एक ही सत्र में एक से अधिक टीके लगवाने के लायक हो तब टीकों के क्रम को समझना जरूरी हो जाता है।
एक ही सत्र में एक से अधिक टीके लगाए जाने की जरूरत हो तो आपको टीकों के जिस क्रम को अपनाना चाहिए वह यह रहा। सबसे पहले मुंह से दिए जाने वाले टीके यानी ओरल वैक्सीन दें, OPV, RVV। इसके बाद इंजेक्शन से दिए जाने वाले टीके इस क्रम में दें, FIPV, PCV, पेंटा। ध्यान रहे OPV और रोटा वायरस टीके राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार में मुंह से दिए जाने वाले टीके हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। अब आपको इस वीडियो की मदद से मुंह से दिए जाने वाले टीकों की 3 स्टेप प्रक्रिया के बारे में अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लेना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक स्टेप को क्रम अनुसार क्लिक करें। पहला स्टेप, शिशु को उचित अवस्था में लाएं। सर को सहारा देते हुए और थोड़ा पीछे की तरफ रखते हुए माता व पिता की गोद में शिशु को रखने की अवस्था यानी कि कडल पोजीशन का उपयोग करें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। वैक्सीन पिलाएं। अपनी अंगूठी और तर्जनी उंगली से शिशु के गालों को धीरे से दबाते हुए उसका मुंह खोलें। OPV और रोटा वायरस वैक्सीन दिए जाने के मामलों में मुंह से दिए जाने वाले टीके के क्रम को याद रखें। सबसे पहले OPV दें। ड्रॉपर से OPV की 2 बूंदें शिशु की जीभ पर गिरने दें। ध्यान रहे कि ड्रॉपर शिशु से छू न जाए। इसके बाद रोटा वायरस टीका लगाएं। आप या तो रोटावैक लिक्विड टीके की 5 बूंद ड्रॉपर के साथ अथवा रोटासिल लियोफिलाइज्ड टीका 2.5 मिलीलीटर ओरल सिरिंज के साथ मुंह में अथवा रोटासिल लिक्विड टीका 2 मिलीलीटर मुंह में दबाकर दें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। तीसरा स्टेप, टीका लगाने के बाद वैक्सीन की वायल को आइस पैक पर रखें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। जैसा कि आपने पहले जाना, इंजेक्शन द्वारा टीके 3 तरीकों से दिए जाते हैं। वे हैं त्वचा में यानी कि इंट्राडर्मल, त्वचा के नीचे यानी कि सबक्यूटेनियस, मांसपेशी में यानी कि इंट्रामस्कुलर। इंजेक्शन के माध्यम से दिए जाने वाले प्रत्येक टीके को लगाने के लिए आपको 4 स्टेप प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। स्टेप 1, पोजीशन व अवस्था। स्टेप 2, लोकेट व स्थान। स्टेप 3, इंजेक्ट व सुई लगाना। और स्टेप 4, डिस्कार्ड करना। माता व पिता और शिशु की अवस्था, इंजेक्शन लगाए जाने वाली जगह या स्थान और इंजेक्शन लगाने की तकनीक सभी 3 मार्गों में अलग अलग हो सकती है। हालांकि इंजेक्शन के माध्यम से दिए जाने वाले प्रत्येक टीके को उपयोग के बाद एक ही तरीके से सुरक्षित रूप से नष्ट किया जाता है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आप पहले से ही जानती हैं कि BCG और FIPV ऐसे 2 टीके हैं जिन्हें धीमी गति से एब्जॉर्प्शन के लिए त्वचा में यानी इंट्राडर्मल दिया जाता है। BCG का टीका बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से और FIPV दाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। 0.05 मिलीलीटर की खुराक को मापने और सही तरीके से इंजेक्ट करने के लिए 0.1 मिलीलीटर वाली एडी सिरिंज में आधी खुराक के निशान को देखें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइए त्वचा में दिए जाने वाले BCG या FIPV टीकों की तकनीक की समीक्षा कर ले। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक स्टेप को क्रम अनुसार क्लिक करें। माता व पिता की गोद में कडल पोजीशन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। बाह के ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा ना हो। रुई के फाहे यानी स्वैब से स्वच्छ त्वचा को साफ करना अनिवार्य नहीं है। यदि त्वचा गंदी दिखे तो साफ फाहे से साफ कर लें, लेकिन इसके लिए स्पिरिट या अल्कोहल का उपयोग कभी न करें। त्वचा को साफ करने की तकनीक इंजेक्शन से दिए जाने वाले प्रत्येक टीके व वैक्सीन के लिए एक जैसी ही होती है। अब बहुत हल्के से त्वचा को थोड़ा खींचें और अपने अंगूठे एवं तर्जनी उंगली की मदद से उसे फैला कर रखें।
दूसरे हाथ से बैरल के किनारों से उंगलियों और अंगूठे की मदद से बैरल की सिरिंज को पकड़ें और सुई की छेद को ऊपर की तरफ रखें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप 3, सुई लगाएं। सबसे पहले शिशु की त्वचा से 10-15 डिग्री के कोण पर सिरिंज और नीडल को लगभग सपाट रखें और फिर सुई के सिरे को त्वचा की सतह के नीचे डालें। त्वचा में नीडल को आपने जिस कोण पर लगाया था उसी पर बनाए रखें। फिर सिरिंज के प्लंजर एंड को तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच पकड़ें और अंगूठे की मदद से प्लंजर को धीरे धीरे दबाएं। जैसे ही आप प्लंजर को धीरे धीरे दबाएंगी, त्वचा में बुलबुले के बनने के कारण थोड़ी रुकावट महसूस होगी। हालांकि यदि आपको कोई रुकावट महसूस ना हो तो शायद सुई बहुत गहरी चली गई है। ऐसे में तत्काल सुई लगाना बंद कर दें और उसी कोण पर नीडल को बाहर निकाल लें और नीडल को सही कोण पर फिर से लगाएं। आपको खुराक की बाकी मात्रा देने की आवश्यकता है, लेकिन अतिरिक्त खुराक नहीं। यदि पूरी खुराक अंदर जा चुकी है तो शिशु को टीका लगे शिशुओं में शामिल कर लें। खुराक को न दोहराएं। आप त्वचा पर नारंगी के छिलके पर बने उभारों के जैसे ही शिशु की त्वचा पर पीला चिपटा सूजन देखेंगी। अब जिस कोण पर नीडल डाला था उसी कोण से नीडल को आराम से बाहर निकाल लें। यदि सुई लगाई गई जगह से खून आ रहा हो तो माता व पिता को कहें कि सुई लगे स्थान पर साफ रुई का फोहा लगाकर रखें और शिशु को सहलाएं। उस हिस्से को नहीं रगड़ें और माता व पिता को भी रगड़ने से मना करें। इंजेक्शन दिए जाने के बाद शिशु को भी उस हिस्से पर रगड़ने न दें। इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली किसी भी वैक्सीन को दिए जाने के बाद माता व पिता को एक ही निर्देश दिए जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप 4, डिस्कार्ड। हब कटर की मदद से सिरिंज के हब को काट दें। नीडल हब कटर में जमा हो जाएगा। हर बार टीका लगाने के बाद तुरंत ही सिरिंज के प्लास्टिक वाले हिस्से को लाल थैली में डाल दें। यदि टीका गलत तरीके से लगाया जाए तो फोड़ा होने या ग्रंथियों का आकार बढ़ जाने जैसे साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मदद की आवश्यकता हो तो कृपया अपने सुपरवाइजर से संपर्क करें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। त्वचा के नीचे सबक्यूटेनियस वाले मार्ग के लिए सुई बाह के ऊपरी हिस्से में त्वचा के नीचे वाली परत में लगाई जाती है। आप पहले से ही जानती हैं कि MR वैक्सीन के लिए दाएं बाह के ऊपरी हिस्से और JE वैक्सीन के लिए बाएं बाह के ऊपरी हिस्से का उपयोग किया जाता है। आइए अब त्वचा के नीचे MR या JE वैक्सीन देने की तकनीक को देख लेते हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइए त्वचा के नीचे सुई से दी जाने वाली वैक्सीन के लिए 4 स्टेप प्रक्रिया की समीक्षा करें। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक स्टेप को क्रम अनुसार क्लिक करें। सलाह दे सकती है शिशु की उम्र, दिए जाने वाले वैक्सीन्स की संख्या और आपके लिए सबसे सरल और सुविधाजनक क्या है। उदाहरण, MR और JE दोनों ही इंजेक्शन लगाने के लिए अपराइट पोजीशन सही हो सकती है। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। के हाथ का ऊपरी हिस्सा बिना कपड़ों का हो। स्वच्छ त्वचा को साफ करना अनिवार्य नहीं है। यदि त्वचा गंदी दिखे तो साफ रुई का फोहे का उपयोग करें। स्वैबिंग के लिए कभी भी स्पिरिट या अल्कोहल का उपयोग न करें। बहुत हल्के से त्वचा को थोड़ा खींचें और अपने अंगूठे एवं तर्जनी उंगली की मदद से उसे फैलाकर रखें। दूसरे हाथ से बैरल सिरिंज को उंगलियों और अंगूठों की मदद से बैरल के किनारों से पकड़ें और नीडल के बेवल को ऊपर की तरफ रखें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। 3, सुई लगाएं। चुटकी से पकड़ी गई त्वचा में तुरंत नीडल डालें। नीडल कंधे की तरफ 45 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। अब धीरे धीरे प्लंजर को दबाएं। ध्यान रखें कि त्वचा के भीतर नीडल को न हिलाएं। आखिर में नीडल को जिस कोण पर भीतर डाला था उसी कोण पर रखते हुए आराम से बाहर निकाल लें।
सुई लगाई गई जगह से यदि खून निकल रहा हो तो उस स्थान पर माता व पिता साफ रुई का फोहर रख सकते हैं। उस हिस्से को ना तो रगड़े ना ही उस पर मालिश करें। शिशु को शांत करें और उसका ध्यान दूसरी तरफ बटा दें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप 4, डिस्कार्ड। हब कटर की मदद से सिरिंज के हब को काट दें। नीडल हब कटर में जमा हो जाएगा। हर बार टीका लगाने के बाद तुरंत ही सिरिंज के प्लास्टिक वाले हिस्से को लाल थैली में डाल दें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। मांसपेशी में दी जाने वाली यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जांघ के बीच वाले हिस्से में एंटेरोलेटरल की तरफ या ऊपरी बाह में डेल्टॉइड में 90 डिग्री के कोण पर दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर दाई जांघ के मध्य भाग के बाहरी हिस्से में पेंटावेलेंट वैक्सीन व डीपीटी बूस्टर 1, हेपेटाइटिस बी बाई जांघ, पीसीवी और इनएक्टिवेटेड जेई जीव या जनवैक वैक्सीन पर दाहिनी जांघ के बाहरी हिस्से पर और टीडी और डीपीटी बूस्टर 2 ऊपरी बाह पर दिया जाता है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइए हम मांसपेशी में दिए जाने वाले टीकों की तकनीक की समीक्षा कर लें। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक स्टेप को क्रम अनुसार क्लिक करें। जाने वाली सुई के जैसे ही एक शिशु की मांसपेशी में दी जाने वाली सुई की अवस्था 3 पैमानों पर निर्भर करती है। शिशु की उम्र, दिए जाने वाले टीकों की संख्या और आपके लिए सबसे सरल और सहज अवस्था। यहाँ 2 बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं। पहली, जांघ के ऊपर के बाहरी हिस्से की मांसपेशी बड़ी होती है और मांसपेशी में दी जाने वाली सुई के लिए सुरक्षित रहती है। दूसरा, बाह के ऊपरी हिस्से का डेल्टॉइड मांसपेशी 15 माह से छोटे शिशु के लिए सुरक्षित नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मांसपेशी टीके को सोखने के लिए सही से विकसित नहीं हुई होती है और रेडियल नर्व सतह से बहुत करीब होती है। हालांकि बड़े बच्चों, किशोरों और वयस्कों को डेल्टॉइड मांसपेशी में सुई लगाई जा सकती है। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप 2, लोकेट व स्थान। इंजेक्शन लगाने की जगह ढूंढें। यह जगह जांघ के बीच में एंटेरोलेटरल हिस्से में होती है। स्वच्छ त्वचा को साफ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि स्किन गंदी दिखाई दे तो साफ स्वैब का उपयोग करें। साफ करने के लिए स्पिरिट या अल्कोहल का उपयोग न करें। बैरल के किनारों पर उंगलियों और अंगूठे को रखते हुए सिरिंज बैरल को पकड़ें। देखें कि बेवल या सुई का छेद ऊपर की तरफ हो। अब ऊपरी और बाहरी जांघ पर त्वचा को अंगूठे और दूसरे हाथ की तर्जनी उंगली से बहुत आराम से खींचें और सहारा दें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप 3, सुई लगाएं। सुई लगाने के लिए 90 डिग्री के कोण पर त्वचा में सहजता के साथ पूरी नीडल डालें। नीडल त्वचा से होते हुए मांसपेशी में जानी चाहिए। अब इस बात का ध्यान रखते हुए कि त्वचा के भीतर नीडल हिले नहीं, प्लंजर को आराम से दबाएं। जिस कोण पर नीडल को भीतर डाला था उसी कोण पर उसे तुरंत पर आराम से बाहर निकाल लें। यदि सुई लगाने वाले स्थान से खून निकल रहा हो तो माता व पिता उस जगह पर साफ रुई का फोहर रख सकते हैं। उस स्थान को ना तो रगड़ें ना ही उस पर मालिश करें। शिशु को शांत करें और उसका ध्यान दूसरी तरफ बटा दें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। हब कटर की मदद से सिरिंज के हब को काट दें। नीडल हब कटर में जमा हो जाएगा। हर बार टीका लगाने के बाद तुरंत ही सिरिंज के प्लास्टिक वाले हिस्से को लाल थैली में डाल दें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। बड़े बच्चों, किशोरों एवं वयस्कों को मांसपेशी में इंजेक्शन देने के लिए डेल्टॉइड मांसपेशी का उपयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। स्वास्थ्य कार्यकर्ता नीता को अपने टीकाकरण स्थल पर पहुंचने के लिए नदी को पार करना होगा। यदि वे निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर देती हैं, तो उन्हें नदी के तट पर खड़ी नाव में बैठने की इजाजत मिल जाएगी।
क्या आप उन्हें प्रश्नों का सही उत्तर देने और नदी पार करने के लिए नाव पर चढ़ने में मदद कर सकती हैं? आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। निम्नलिखित में कौन से टीके त्वचा में यानी कि इंट्राडर्मल दिए जाते हैं? सभी उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। टीका देने से पहले आपको निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। पेंटावेलेंट इंजेक्शन को लगाने का सही कोण क्या है? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। मुबारक हो, अब आप नाव में बैठ सकती हैं और अपने टीकाकरण स्थल पर पहुंचने के लिए नदी पार कर सकती हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। अब आप सक्षम होंगी सुरक्षित तरीके से टीका लगाने में, वैक्सीन सही तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट करने में, हाथ पैर हिलाने के कारण शिशु को लगने वाली चोट से बचाने और दर्द कम हो इसके लिए माता पिता को शिशु की उचित स्थिति बताने में, और ओरल और इंजेक्शन दोनों द्वारा दिए जाने वाले टीके सही तरीके से लगाने में। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। शुभकामनाएं। इसके साथ ही टीका लगाने के विषय पर अध्याय समाप्त होता है। अध्याय समाप्त करने के लिए एग्जिट बटन पर क्लिक करें। पश्चात आकलन में क्लिक करें। प्रश्न नंबर 1, इंजेक्शन लगाए जाने वाले स्थान को हमेशा रुई के गीले फाहे स्वैप से साफ करना चाहिए। गलत के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 2, उपयोग के बाद हमेशा सुई पर कैप लगा देनी चाहिए। गलत के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 3, एडी सिरंज का पैकेज और नीडल को कैप निम्न में से किस बैग में एकत्रित करना चाहिए? काला थैला या बैग के ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव में क्लिक करें। प्रश्न नंबर 4, उस सुई का इस्तेमाल ना करें तथा उसे निस्तारित कर दें जिसका संपर्क किसी कीटाणु संदिग्ध सतह से हुआ हो। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 5, सबक्यूटेनियस त्वचा के नीचे इंजेक्शन लगाने के लिए सुई को किस कोण पर रखा जाता है? 45 डिग्री के ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव करें। नंबर 6, बच्चे को सही स्थिति में रखने से उसको अचानक हिलने डुलने से रोकने और सुई से लगने वाली चोट को कम करने में मदद मिलती है। सही के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 7, रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय डाइल्यूएंट का तापमान टीके के तापमान के बराबर होना चाहिए। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 8, कौन से टीके इंट्राडर्मल रूट त्वचा के माध्यम से दिए जाते हैं? सभी उचित विकल्पों का चयन करें और सबमिट करें। BCG FIPV को सिलेक्ट करके सेव करें। प्रश्न नंबर 9, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए सुई को किस कोण पर लगाई जाती है? 90 डिग्री के कोण पर। इसका ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव करें। प्रश्न नंबर 10, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टीकाकरण कार्यक्रम में एडी सिरंजें किन किन माप की होती हैं? उचित विकल्पों का चयन करें और सबमिट करें। 0.5 और 0.1 ml। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव करें में क्लिक करें। मूल्यांकन प्रस्तुत करें में क्लिक करें और सुनिश्चित करें उपरोक्त सभी प्रश्नों को उत्तर को सेव किया है। क्या आप सबमिट करना चाहते हैं? हाँ में क्लिक करें। बधाई हो, अब आप पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं। प्रमाण पत्र में क्लिक करें और यहाँ पर समीक्षा करें। राइज ऐप का प्रयोग सरल और सुविधाजनक है। अपने अनुसार यहाँ पर रेटिंग प्रदान करें। के बाद सबमिट में क्लिक करें। सबमिट में क्लिक करते ही आपका प्रमाण पत्र कार्य प्रगति पर हो जाएगा और कुछ सेकंड में ही आपका प्रमाण पत्र जनरेट हो जाएगा। प्रमाण पत्र को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और इस तरीके से आपका प्रमाण पत्र यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही नॉलेजल और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।